कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। एक कमरे में माही एक चेयर पर बैठी थी। उसके हाथ को रस्सी से बांधा गया था। उसके आंखों पर पट्टी बांधी थी उसने। हालांकि वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने अपने सामने बैठे उस इंसान को देखा। वो अजय सिंघानिया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो कैसी हैं मिस गुजराल? आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो क्या है ना कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ देर पहले तुम मुझ पर हंस रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर। माही उसको बहुत ध्यान से देख रही थी। वो हल्की सी हंसते हुए बोली, हाँ, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, इसीलिए अपनी मौत को बुला रहे हो। इस पर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या बात है लड़की, अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, इसीलिए मौत के मुंह में खड़ी होकर भी मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या लगा तुझे मनोज बचा लेगा? अरे उसे जब इस जगह का पता चलेगा तब ना। वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने तुम्हें शहर के बाहर इस अंडरग्राउंड पार्किंग में रखा है, और अगर पता चल भी गया तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मैंने मौत का जाल बिछा रखा है, वो तुझ तक जिंदा नहीं पहुँचेगा। ये बोलकर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? मुझे उससे भी तो अपना बदला लेना है। मैंने ये सारे जाल उसी के लिए तो बिछाए हैं। आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करूँगा। ये सुनकर माही डर गई, पर उसने खुद को शांत दिखाते हुए उसने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरे परिवार को तो पहले ही मार दिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने जलकर राख हो गया। क्यों? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? विजय ने तपाक से नफरत से भरे लहजे में कहा, शांति। शांति मिली। वो अपनी जगह से उठकर माही की तरफ जाते हुए बोला, जब मैंने उनकी चीखें सुनी तो एक अजीब सा सुकून मिला मुझे। जब तुम्हारी माँ ने कॉलेज में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, उनकी आवाज़ें, उनकी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती थी। मुझे हर पल वो थप्पड़ याद आता था। और वो तुम्हारा बुढ़ा दादा, उसने तो मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। जब मैंने उसको सीढ़ी से धकेला तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं ईसा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं, अपनी मौत को चुना। अच्छा ही है, अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो उसे किसी के साथ भी खुश रहने का कोई हक नहीं था। और मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है। तुम उन दोनों प्यार की निशानी हो, और मैं उन दोनों की कोई भी निशानी नहीं रहने दे सकता। ये सुनकर माही के आंखों में आंसू निकल आए। उसने गुस्से से भरे तेज आवाज में बोला, अजय सिंघानिया, तुम एक निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारकर ही शांति मिलेगी। इस बात पर अजय पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो जो अपने मौत के इतना करीब होकर भी मुझे मारने की सोच रही हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ़ लड़की हो, लेकिन इस बार मैं तुमको जिंदा रखने की गलती नहीं करूँगा। मैं तुमको भी ठीक वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे परिवार को मारा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमियों ने माही के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। माही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने गुस्से भरे नज़रों से अजय को देखा। अजय माही को इतना शांत देखकर बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को मारूंगा, फिर मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। माही को अब सच में डर लगने लगा। वो मन ही मन मनाने लगी कि मनोज यहाँ ना आए। तभी बाहर उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अजय गोलियों की आवाज़ सुनकर बोला, लगता है वो आ गया, अब मज़ा आएगा। माही के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी। जैसे जैसे गोलियां की आवाज़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अचानक से सब शांत हो गया। तभी अजय का फ़ोन बजा। अजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसको लेकर अंदर आओ।
तभी सामने से कुछ आदमी मनोज को अपने साथ लेकर आए। उन्होंने मनोज के दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध रखा था। उसके होठों से हल्का सा खून लगा हुआ था। उन्होंने उसको अंदर लाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। माही ने मनोज को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बहुत जोरों का दर्द महसूस हुआ। उसने मनोज को हमेशा अपना सर घमंड में उठाए देखा था। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह का तेज होता था जो सामने वाले को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देता था। उसको इस हालत में देखकर माही की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मनोज को आवाज़ लगाया, मनोज, मनोज, मेरी तरफ देखिए, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मनोज ने अपनी नज़रें माही की तरफ घुमाई और बोला, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पीछे वहाँ आ जाऊँगा। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए माही की तरफ देखा। माही ने भी मनोज की आंखों में देखा और उस वक्त उसको ये एहसास हुआ कि वो मनोज से कितना प्यार करती है और मनोज उससे। उसने रोते हुए हल्की आवाज़ में कहा, मनोज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए वो उस आदमी की तरफ देखने लगी जो मनोज को अंदर लेकर आया था। वो उसको कुछ जाना पहचाना लगा। माही ने याद करने की कोशिश की कि उसने उसको कहाँ देखा है। उसे याद आया कि वो उसको इटली में उसके शो में देखा था और आज सुबह सिंघानिया हाउस के बाहर उसे समझ में आया तो उसने अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से मनोज की तरफ देखा। मनोज भी समझ गया कि माही सब समझ गई है तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ माही को आंख मार दी। माही मनोज की इस हरकत से हैरान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब मनोज नाटक कर रहे हैं, ये उनका गार्ड है। ये सोचकर माही के भी चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। अजय ने दोनों को यूँ प्यार में डूबा देखा तो उसने उन दोनों से कहा, क्या बात है, तुम लोग तो सच में एक दूसरे के प्यार में खो गए हो। पर ज़्यादा देर नहीं, अब तुम लोग मरने वाले हो। आखिर तुम लोग मेरी जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूँगा। तभी माही जोर जोर से हंसने लगी। उसको यूँ हंसते देख अजय ने सोचा कि क्या ये लड़की पागल हो गई है। माही बोली, मानना पड़ेगा मनोज, क्या प्लान बनाया आपने इस चूहे को बिल से निकालने के लिए। अजय को एक जोर का झटका लगा। उसने पूछा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है? प्लान? कैसा प्लान? मनोज अचानक से अपनी जगह खड़ा हो गया। उसके पीछे बंधे हाथ अब खुल गए थे। वो बोला, मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ा और उसने अजय के सीने पर एक जोर की लात मारी। अजय दूर जाकर गिरा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने मनोज से पूछा, तुम्हारे हाथ? ये तो बंधे थे ना? फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सारे आदमी बोले, यस सर, और सब ने अजय को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। फिर उसको चेयर पर बांध दिया। मनोज ने बोला, ये जो भी सब हुआ ना, वो सब हमारा ही प्लान था, तुमको तुम्हारे बिल से निकालने के लिए। हमें पता था कि तुम हमारे जाल में ज़रूर फंसोगे और तुम फंस गए। तुम्हारी कंपनी को खरीदना, तुम्हारे घर की नीलामी, सब मेरे प्लान के हिसाब से था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे रहते माही को हाथ भी लगा सकते हो? माही को मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें किडनैप करने के दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। मनोज माही की तरफ मुड़ा और उसने माही को आज़ाद किया और माही ने अजय के गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाए। उसको ऐसा करता देख मनोज को अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसने माही से कहा, तुम इसको कैसी सज़ा देना चाहती हो? माही बोली, वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था और जैसे इसने मेरे परिवार को जलाया था। ये सुनते ही मनोज के गार्ड्स ने अजय के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। अजय रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सब दूर हट गए। माही ने लाइटर जलाने के लिए उठाया ही था कि मनोज ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि माही के ऊपर भी पेट्रोल डाला गया है। उसने उसके हाथों से लाइटर लेकर खुद आग लगा दी। अब वहाँ सिर्फ अजय की चीखें सुनाई दे रही थी। माही उसको यूं जलते हुए देखे जा रही थी। मनोज ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों घर आ गए। रात हो गई थी। सरला खाना बनाकर चली गई थी। माही आते ही नहाने बाथरूम में चली गई। वो काफ़ी देर तक नहाते रही। मनोज उसका इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि आज वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है।
माही बाथरोब पहने बाहर निकली तो मनोज ने उसे अपने बाहों में भर लिया। माही भी मनोज की बाहों में आते ही जोर जोर से रोने लगी। मनोज उसको काफ़ी देर तक यूं ही अपने गले लगाए रखा। जब माही चुप हो गई तो उसने कहा, अब सब खत्म हो गया। अब तुम आज़ादी की सांस ले सकती हो। आज से तुम अपना बीता कल भूल जाओ और आने वाली खुशियों पर ध्यान दो। ये बोलकर उसने माही के गालों पर किस कर लिया। माही ने मनोज से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? इस पर मनोज बोला, मैंने जो ट्रांसमीटर तुम्हें दिया था उसी से तुम्हारी लोकेशन पता चली और उस अजय ने तो तुम्हें खुद ही बताया था कि वहाँ पर मौत का जल है। तो हमने सब पता लगा लिया और वक्त रहते बहुत सारे आदमियों को बुला लिया। माही इस बात पर खुश हो गई और मनोज से खुश होकर बोली, पता है मैं आपको वैसे देखकर कितना डर गई थी। आपने ऐसा क्यों किया? मनोज उसको अपने गोद में बिठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे अंदर का कुछ पता नहीं था कि तुम किस हालत में हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने वो तरीका निकाला। इस बात पर माही ने मनोज की आंखों में प्यार से देखते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। मनोज ने भी उसे वापस किस किया। थोड़ी देर बाद दोनों ही सांस लेने को रुके, पर मनोज उससे कुछ ज़्यादा ही चाहता था। उसने माही से जानबूझकर उसको छेड़ते हुए पूछा, अच्छा माही, तुम क्या कह रही थी कि तुमने मुझे पत्नी का सुख नहीं दिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। माही बातों को समझ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो मनोज की गोद से नीचे कूदते हुए बोली, कब? क्या? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये बोलकर वो भागने के लिए बढ़ी तो मनोज ने झट से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसको खींचकर अपने करीब कर लिया। माही के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मनोज ने माही को अपने बाहों में कसकर भर लिया और उसको ऊपर उठा लिया। माही के पैर अब हवा में थे। उसने माही की आंखों में देखते हुए कहा, इंटेंस आवाज़ में कहा, क्या सच में? पर मुझे तो कुछ और ही लगा। माही ने उसकी आंखों में शर्माते हुए देखा और बोली, क्या क्या लगा आपको? मनोज ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे खुद को ना छूने देने की माफ़ी मांग रही थी। माही ने प्यार भरी नज़रों से मनोज को देखा और उसके होठों पर किस कर लिया। अब तो जैसे मनोज को सिग्नल ही मिल गया हो। उसने माही के गले पर पागलों की तरह किस करना शुरू कर दिया। फिर दोनों बिस्तर पर गए और मनोज ने माही के कानों में बोला, क्या मुझे इजाज़त है? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों प्यार के आगोश में चले गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अगले सुबह मनोज की नींद खुली तो उसने माही को अपनी बाहों में उसके सीने से लगकर सोते हुए वो उसको बहुत ही मासूम लग रही थी। मनोज ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराया और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने उसको अपने बाहों में भरकर और करीब कर लिया और उसके होठों पर एक किस कर लिया। उस किस की वजह से माही की नींद खुल गई। उसने मनोज की आंखों में प्यार से देखा, उसके चेहरे को अपने हाथ से छुआ और बोली, मैं अपनी ज़िंदगी की हर सुबह यूं ही तुम्हें अपने करीब देखकर करना चाहती हूँ। ये सुनकर मनोज ने प्यार से हाँ में सिर हिला दिया। उसने प्यार से माही के माथे को चूमा। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस में पहुंचकर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोनों ही जब काम में डूब जाते थे तो फिर दोनों को ही किसी भी काम का कोई होश नहीं रहता था। धीरे धीरे दोनों का वक्त खुशियों और प्यार भरा बीतने लगा। अक्सर राहुल भी उन दोनों से मिलने आता रहता था। वो माही को अभी भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी भी माही को ये जताया नहीं। मनोज का बिजनेस काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा था। माही भी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थी। बड़े बड़े फैशन शो में बुलाया जाता था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उसके डिज़ाइन किए कपड़ों को पहनना चाहते थे। अक्सर वो बड़े बड़े पार्टीज़ में जाया करती थी। वो एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गई थी। दोनों अपने अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर वो रात में एक साथ जरूर होते थे। कभी कभी तो जब माही शहर से दूर रहती थी तो मनोज उसके पास चला जाता था। वो हर कदम पर माही के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। माही ने पूजा को भी अपने पास बुला लिया था। वो अब माही की असिस्टेंट बन गई थी। दोनों फ्रेंड कम, बहनें ज़्यादा लगती थी। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। कभी कभी तो माही पूजा से बात करने में इतनी डूब जाती थी कि वो मनोज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती थी।
मनोज को माही की बस यही बात अच्छी नहीं लगती थी। उसको पूजा से बहुत जलन होती थी, इसीलिए उसकी पूजा से बनती नहीं थी। दोनों अक्सर माही का ख्याल रखने को लेकर आपस में भिड़ जाते थे और माही उन दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को देखकर खूब मज़े करती थी। इस बीच कई तरीके की अफवाहें बाहर आती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आई। उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में बस 1 महीना बचा था। मनोज ने तय किया कि वो अब दादी से उसकी शादी की बात करेगा, इसीलिए उसने अपनी दादी को इंडिया बुला लिया। दादी को एयरपोर्ट से मनोज घर ले आया। माही उस वक्त शहर में नहीं थी। दादी जब आराम करके उठी तो मनोज को आवाज़ लगाई। मनोज भी दादी के साथ आंगन में बैठ गया। उसने दादी से कहा, दादी आपको यहाँ बुलाने का मेरा कुछ खास मतलब था। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं ये जानती हूँ। बोली, क्या बात है? मनोज ने कहा, दादी मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद माही से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दादी कुछ परेशान सी हो गई। उन्होंने मनोज से पूछा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मनोज ने दादी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, पसंद नहीं दादी, प्यार करता हूँ मैं उससे, अपनी जान से भी ज़्यादा। ये बोलते समय मनोज के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में माही के लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर बहुत ही शांत थी। दादी ये सुनकर दंग हो गई। उन्होंने मनोज से बेचैनी भरे लहजे में कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मनोज को दादी की बेचैनी कुछ समझ नहीं आई। वो बोला, लेकिन क्यों दादी, मैं उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? आपने जब मुझे उससे शादी करने को कहा था तब मैंने बिना कुछ पूछे ही उससे शादी कर ली, फिर अब आप मना क्यों कर रही थी? दादी बोली, थोड़ा सा सख्त लेकिन चिंतित आवाज़ में बोली, तब मेरी मजबूरी थी। एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। मनोज थोड़ा परेशान होकर बोला, लेकिन दादी इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सुंदर, अच्छी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। आज उसने अपनी मेहनत से अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है और वो एक अच्छे ख़ानदान में भी आती है, तो फिर दिक्कत क्या है? दादी थोड़ा सा सोचकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी इतनी छोटी सोच की है जो मुझे उसके अनाथ होने से कोई दिक्कत है? जो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो अच्छे ख़ानदान से है, मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिससे भी चाहो शादी करने को मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टूटा दिल नहीं देख पाऊंगी बेटा। मनोज को दादी की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने दादी से बोला, मेरा दिल क्यों टूटेगा दादी, मैं माही को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझे छोड़कर कभी किसी और को नहीं चाहेगी। ये बात मनोज ने बहुत ही घमंड के साथ कही। और रही बात मेरे झूठ बोलने की, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो सच में एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में से आती है। वो दिल्ली के ओबेरॉय ख़ानदान की वारिस है। दादी ने जब ये सुना तो वो कांपने लगी। मनोज उनकी यह हालत देखकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, दादी आपको क्या हुआ? आप इतना कांप क्यों रही हैं? उसने दादी को तुरंत ही एक गिलास पानी दिया। दादी ने कांपते हुए मनोज की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा बेटा, क्या वो शेखर की पोती है? मनोज ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे ये कैसी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ जाने उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं शेखर को क्या मुंह दिखाऊंगी? मनोज दादी की बात सुनकर बेचैन हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या बोल रही हैं दादी? कैसा खतरा? मुझे साफ साफ बताइए। दादी मनोज को देखती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा मैं और शेखर हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों ने ये तय किया था कि हम तुम दोनों के बड़े होने पर शादी कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मरने की खबर मुझे मिली। मैं अंदर तक टूट गई थी, लेकिन कैसे भी करके मैं तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने में जुट गई। जब तुम बड़े हुए तो तुमने मुझे मनीषा से मिलवाया। तुमने उससे शादी करने के बारे में मुझसे पूछा। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने मनीषा और तुम्हारी कुंडली अपने कुल पंडित जी के पास भेजी थी। वो जैसा कहते हैं हमारे ख़ानदान में हमेशा वैसा ही होता आया है। जब उन्होंने कुंडली देखी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मेरे तो होश ही उड़ गए।
उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली साधारण है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में एक दोष है। दोष ये था कि तुम्हारी अगर शादी होती है तो तुम्हारे नए परिवार में किसी एक की मृत्यु होना तय है। शादी के 4 साल तक ये खतरा बना रहेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पंडित जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसी लड़की के सितारे तुम्हारे सितारों से ज़्यादा प्रभावी होंगे तो ये खतरा तुम पर से टल जाएगा, लेकिन उस लड़की पर वो खतरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर उस लड़की के सितारे बहुत मजबूत हुए तो वो बच भी सकती है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने पंडित जी से ऐसी कुंडली खोजने को कही। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी की भी जान जाए। जब ये बात मैंने मनीषा को बताई तो वो दुखी हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे, लेकिन बस 4 साल के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाएगी। मुझे तो उसी दिन से वो चालाक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो तुम्हारी पसंद थी और मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद पंडित जी के शिष्य ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि किसी लड़की की कुंडली मिली है जो एकदम वैसी ही है जैसी हमें चाहिए। वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले ही उस लड़की और एक लड़के की कुंडली उनके पास आई थी शादी के लिए, लेकिन लड़के ने शादी कैंसिल कर दी। तो पंडित जी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया और किसी लड़की का नंबर दिया। मैंने उससे बात की, लेकिन उसको खतरे के बारे में नहीं बताया। बस यही बोला कि 4 साल के लिए शादी करना है, उसके बाद मैं उसको 20 करोड़ रुपए दूंगी। वो लड़की तुरंत तैयार हो गई। मैं तुम्हारे लिए खुश थी, लेकिन उस लड़की के लिए दुखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी जान को कोई खतरा हो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये बोलकर दादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और आगे बोली, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके प्यार में पड़ो। मैं तुमको टूटते हुए नहीं देख सकती बेटा, पर मुझसे तो अब और बड़ा गुनाह हो गया है। वो बच्ची पहले ही कितना कुछ झेल चुकी है, अब मेरी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर मनोज मुस्कुराया और बोला, दादी आप भी ना इतनी सी बात से परेशान हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, और आपकी वजह से ही तो मैं अपने बचपन के प्यार से मिल पाया। अगर उस भगवान ने हमें फिर से मिलवाया है तो वो हमें अब फिर जुदा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मनोज दादी को देखता है और उनसे आराम करने को कहता है। दादी फिर से आराम करने चली जाती हैं। दादी को कमरे में भेजने के बाद मनोज अपने कमरे में चला गया। वो बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहले हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया तो वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से ही बोला, कहीं वो सारी बात सच तो नहीं। नहीं, माही को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। अभी मनोज अपने रूम में बेचैनी से घूम ही रहा था कि तभी माही घर पर आ गई। माही सीधे मनोज के कमरे में गई तो उसने मनोज को परेशान होकर इधर उधर घूमते देखा। उसने मनोज को आवाज़ दी, मनोज मनोज। ने जब माही की आवाज़ सुनी तो वो भाग के गया और जाकर सीधे माही के गले लग गया। माही मनोज को यूं घबराया देखकर डर गई। उसने मनोज से कहा, मनोज कुछ हुआ है क्या? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? दादी ठीक तो है ना? मनोज ने माही को और ज़ोर से गले लगा लिया। उसने माही को ऐसे पकड़ रखा था मानो अगर उसने उसको छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। मनोज ने माही को कुछ देर तक यूं ही अपने गले से लगाए रखा। फिर उसने माही के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों से भर लिया और उसने माही के होठों पर किस कर लिया। माही ने मनोज को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आज तक सिर्फ माही के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन आज उसको बेचैनी और कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। उसने मनोज से पूछा, क्या बात है डियर? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या जिससे तुम इतने परेशान हो? आज तो दादी आने वाली थी, वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? मनोज ने उसे हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने फिर से माही को अपने गले लगा लिया और बोला, लव यू माही, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। माही थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ। मनोज आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे सच सच बताओ क्या बात है, बताइए। आपको मेरी कसम
वैसे तो मनोज माही को कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने माही को सारी बात बता दी। माही ने प्यार से मनोज के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए प्यार से मनोज की आंखों में देखा और उसके होठों को किस कर लिया और बोली, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हैं? मनोज ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। माही उसको प्यार से देखते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमने तो हमारे पुराने दुश्मनों को वैसे भी ख़त्म कर दिया है। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अब आप ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मनोज ने माही को देखा और प्यार से बोला, विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन ये बात तुमसे जुड़ी थी, इसीलिए मैं बेचैन हो गया। तुमसे जुड़ी कोई बात मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोलकर उसने माही को किस किया और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। रात को दादी, माही और मनोज सब लोग एक साथ बैठे। दादी ने माही को देखा तो प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। माही शर्मा गई। उसे पहली बार मनोज की दादी का प्यार मिल रहा था। दादी ने माही से कहा, बेटी तुम एकदम अपने माँ के जैसी दिखती हो, बहुत सुंदर, एकदम शांत। माही बोली, दादी माँ आप तो मेरे परिवार को अच्छे से जानती हैं, तो बताइए ना कि सब लोग कैसे थे। दादी माही को इतना उतावला देख मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा बोलने वाली थी। वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मेरी कभी उससे उतनी बात नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा दादा शेखर एक नंबर का बदमाश और अकड़ू इंसान था। कभी किसी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन मैं भी उसी के जैसी थी, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। यही उसकी खासियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम्हारी दादी से बहुत डरता था और वो तुम्हारी दादी पर लट्टू था। तुमको पता है वो उनके घर के कितने चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसको अपने दिल की बात बोलने में से बहुत डरता था। उसके लिए तो पहला लव लेटर भी मैंने ही लिख कर दिया था। ये सुनकर माही और मनोज खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादी और माही बहुत देर तक ऐसी ही बातें करने लगी। अंत में दादी ने माही के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, बेटी अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी ने कहा, बेटा मुझे अपने जीवन का 1 महीना दे दो। तुम इस 1 महीने तक मेरे आंखों के सामने रहो, यही इसी घर में। तुम अब से कहीं भी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपनी इस बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए ही सही, बस 1 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। माही ने दादी को प्यार से देखते हुए कहा, दादी माँ आपके लिए कुछ भी ठीक है। मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके सामने, आपके पास। दोनों लोग मिलकर खूब मस्ती किया जाएगा। मनोज को भी दादी की बात सुनकर आराम मिला। तीनों लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन पता नहीं कैसे मनीषा को पता चल गया था कि मनोज की दादी घर आई हुई है। वो अपनी पूरी बेशर्मी के साथ मनोज के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचा, हाँ माही तुम चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन मनोज की दादी तुम जैसे अनाथ लड़की को कभी भी गुजराल खानदान की बहू नहीं बनाएंगी। और रही बात मनोज की, तो उसको जो दादी कहेंगी वो वही करेगा। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा है, इसीलिए तो मैं शांत थी। अब मरने वाले को क्या मरना, ये सोचकर वो अपने आप में ही हंसते हुए घर के अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए बोली, दादी दादी कहाँ हैं आप? देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने। मनीषा की आवाज़ सुनकर दादी और माही दोनों लिविंग रूम में आ गई। माही बोली, लगता है दादी माँ मनीषा आई है आपसे मिलने। दादी ये सुनकर एकदम से चिढ़ गईं और बोली, इतना कुछ करने के बाद इस बेशर्म की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आने दो, उसको मज़ा चखाती हूँ। ये बोलती हुए सोफे पर बैठते हुए जोर से बोली, कौन है जो सुबह सुबह यूं कौवे की तरह चिल्ला रहा है? दादी की बात सुनकर तो माही उनको हैरानी से देखने लगी और मुस्कुराते हुए सोची, मनीषा आज तुम तो गई।
जब दादी ने ऐसा कहा तो मनीषा उस वक्त तक लिविंग रूम में आ चुकी थी। उसने जब दादी की बात सुनी तो शर्म से उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए बढ़ी तो दादी माँ ने बोला, ए लड़की, तू कौन है और ये मेरे पास क्यों आ रही है? दूर जा। ये सुनकर तो मनीषा अवाक रह गई और पीछे हटते हुए बोली, दादी मैं। तभी दादी बीच में बोली, ए लड़की, ये मैं क्या लगा रखा है? तुम कोई बकरी हो क्या? ये सुनकर तो माही बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाई। माही को ऐसा हंसता देख मनीषा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फिर बोली, दादी मैं मनीषा। दादी बोली, कौन मनीषा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मनीषा ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लिया और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, दादी आप मुझे भूल गई? दादी तपाक से बोली, तुम कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं जो मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब तो माही जोर से हंसती। माही को हंसता हुआ देख मनीषा ने घूर कर माही को देखा और मन ही मन बोली, हंस लो माही, जितना हंसना है हंस लो, मैं तो तुम्हें बाद में मज़ा चखाऊंगी। वो फिर से एक ज़बरदस्ती की हंसी के साथ बोली, दादी मैं वो हूँ जिससे मनोज शादी करना चाहता था और आपने मेरी और मनोज की कुंडली मिलवाई थी। दादी बोली, हाँ तो? दादी की इस बात को सुनकर तो माही आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को देखने लगी और मन ही मन सोची, क्या बात है दादी, क्या बेइज्जती की है? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमाल हैं। दादी की बात सुनकर मनीषा दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ये बुढ़िया, इसकी तो मैं। लेकिन वो फिर अपने आप से बोली, नहीं मनीषा, अभी नहीं। तुझे अगर मनोज से शादी करनी है तो तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एक बार बस ये बुढ़िया तैयार हो जाए और तेरी शादी मनोज से हो जाए, तब मैं इस बुढ़िया को भी सही कर दूंगी। मनीषा फिर से बेशर्मी के साथ बोली, दादी क्या मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं? दादी अचानक से बोली, हाँ मुझे याद आया। तो वही बेशर्म लड़की है ना जो मेरे पोते की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है? तो वही है ना जिसने मेरी पोता बहू को फंसाने के लिए जाल बिछाया? तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तेरे जैसे बेशर्म लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूँ। ये सुनकर तो मनीषा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने अपने गुस्से को पिया और माही की तरफ जलन और नफरत भरी निगाहों से देखा। मन ही मन माही को खूब गालियाँ दी और मुड़ कर जाने लगी तो दादी ने आवाज़ दी, ए लड़की सुन। आवाज़ सुनकर मनीषा रुक गई और पीछे मुड़ी तो दादी ने कहा, मैं तेरी दादी नहीं, मुझे दादी मत बुलाया कर। मुझे दादी सिर्फ मेरी पोता बहू माही और मनोज ही बुला सकते हैं। बाकी दुनिया के लिए मैं आयशा गुजराल हूँ। तो फिर आइंदा कभी मुझे दादी मत बुलाना। तुम्हारी जैसी पोती से तो अच्छा है मैं सांप पाल लूँ। अब जा। ये सुनकर तो मनीषा पूरी ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोली, बुढ़िया, तुझे मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी मनीषा नहीं। ये सोचकर वो मुड़ी और घर के बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कार में गई और कार के स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। फिर गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बालों को खींचने लगी और चिल्लाने लगी, बुढ़िया तेरी तो माही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी नर्क ना बना दी तो कहना। माही आई हेट यू, माही आई हेट यू। लिविंग रूम में माही और दादी दोनों मिलकर खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। दोनों मनीषा का मजाक बना रहे थे। दादी बोली, कितनी बेशर्म है ये लड़की, इतना कुछ के बाद भी मुझसे मिलने आई थी। उसे क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारा डाइवोर्स करा के मैं अपने पोते की शादी इस लोमड़ी से करा दूंगी? इसने ऐसा सोचा भी कैसे? माही हंसते हुए बोली, पर दादी ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छा तो नहीं होता ना। दादी बोली, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। फिर दादी और माही ने कुछ देर तक बातें की। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।